multinational companies. An MNC has offices and operations in more than one country. कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसके प्रोडक्शन यूनिट्स एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में है, तो उसका मतलब क्या है, वो एक मल्टीनेशनल है। जैसे यहाँ पे कोको कोला है, यूनिलीवर है, मैकडोनल्ड्स है, वीजा है, शेल है, एप्पल है, फेडेक्स है, मेटा है, अमेजोन है, गूगल है, फेसबुक ना। हाँ, इन सब के जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं या जो ऑफिसेज हैं मोर देन वन कंट्रीज में आते हैं। और फार्मास्यूटिकल में तुम ले लो, एबर्ट ले लो, जीएसके ले लो, ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन, और बहुत सारी ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। अब फर्म इटसेल्फ मल्टीनेशनल क्यों बनती है? ताकि अपनी कॉस्ट कम कर सकें, या जिसको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं, लोअर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। इसका मतलब क्या है कि सस्ते रॉ मटेरियल्स मिले, चीप लेबर मिले, एवरेज कॉस्ट कम मिले। ये उस कंट्रीज में जाते हैं जहाँ पे उनको कॉस्ट एडवांटेज होता है। तो इसकी वजह से जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करते हैं और प्रोडक्शन यूनिट सेट करते हैं, तो उनको कॉस्ट एडवांटेज मिल जाता है। और दूसरा क्या होता है, टू एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्शन अवेलेबल इन फ्यू अदर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल इन द मिडिल ईस्ट। अब एक्सट्रैक्टर कोई कंपनी है, जो शेल है, अब वो मिडिल ईस्ट में चले जाए, या पीएसओ है मिडिल ईस्ट में चले जाए, अब उसका प्रोडक्शन यूनिट मोर देन वन कंट्रीज गुड्स नियरर टू द मार्केट टू अवॉइड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब जापान से हम इतनी बड़ी बड़ी चीजें मंगवाते हैं, जितनी भी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, अब वो कंट्रीज आके पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाए, अपने प्रोडक्शन यूनिट्स लगा ले, तो हमें टैरिफ भी नहीं लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं लगेगी, और वही गुड और सर्विस हमें चीप प्राइस में मिल जाएगी। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है ना, एक तो एक होम कंट्री को भी फायदा होता है, उनको सस्ती गुड्स मिल जाती है। दूसरा ये कि उनका कंपनी का पोर्टफोलियो बड़ा हो जाता है, और काफी चीजें उनको भी लर्न करने को मिलती है। अब जैसे मैकडोनल्ड्स का क्या सीन है, पाकिस्तान में बीफ बर्गर बेचता है, इंडिया में आलू टिक्की बर्गर बेचता है, वियतनाम में वो pork, सब में अलग अलग है। हाँ, मतलब वो लोकल कंज्यूमर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। बिल्कुल। और टू अवॉइड ट्रेड बैरियर्स, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया, इंपोर्ट बैरियर्स होते हैं ना, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे, टैरिफ, एम्बार्गो, कोटास, और अपना रिस्क भी स्प्रेड करते हैं। हो सकता है पाकिस्तान शट डाउन कर जाए या इसकी इकोनॉमी बैंकरप्ट हो जाए, लेकिन 10 कंट्रीज में मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, वहां से मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा। सही। टू रिमेन कॉम्पिटिटिव विद द राइवल फर्म्स, और अपने आप को कॉम्पिटिटिव रहने के लिए भी वो मल्टीनेशनल बनते हैं। क्योंकि मल्टीनेशनल में क्या होता है, उनके पास फिर जो अर्निंग्स होती है ना, वो फॉरेन एक्सचेंज में होती है, डॉलर्स में या दिरहम्स में, या मतलब इस तरीके से होता है। मल्टीनेशनल का फायदा क्या है? एडवांटेजेस टू अ कंट्री ऑफ अ मल्टीनेशनल सेटिंग अप इन देयर कंट्री, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, मोर जॉब्स, जीडीपी बढ़ जाता है, और न्यू टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लो होता है। टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लो होता है ना, मैकडोनल्ड्स आया है पाकिस्तान में, तो उसने बिल्कुल डिफरेंट भी आ गए ना, कार्ड वाले, तो टैप पर बिल्कुल वो जो पेमेंट का कह रहे हो ना तुम, पेमेंट में तो कार्ड रखो और पेमेंट निकल जाती है। अब देखो पाकिस्तान में बर्गर कैसे बनता है, इतना बड़ा सा तवा होता है, बन को काटते हैं, वो बड़े वो गरम हो गया तो गरम करते हैं, फिर वो उसमें, आज भी तुम बन कबाब खाते होगे, वही स्टाइल फॉलो होता है। लेकिन अब मैकडोनल्ड्स आ गया ना, केएफसी आ गया ना, तो काफी लोगों ने जिंगर बर्गर और उस तरह की चीजों में फोकस किया है। नहीं, मतलब एक इनोवेशन है ना। ऐसे तो तुम भी बिजनेस पढ़ रहे हो, 4 बच्चे और भी बिजनेस पढ़ने कॉपी कर रहे हो, मतलब एक होता है ना कि अपने स्टाइल को एक आइडिया दे दिया, एक डायरेक्शन बना दी। अवेयरनेस फैलती है ना, तो फिर लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और नए आइडियाज आते हैं। हम जिस एरिया में रह रहे हैं ना, गिफ्ट एंड डिफेंस में, वहां पे सारे लोग करते हैं। आज भी तुम जौहर और थोड़े से कम इनकम एरियाज में जाओगे ना, वही मैट्रिक करते हैं। वक्त के साथ अवेयरनेस बढ़ रही है, बट अभी भी लोग मैट्रिक इंटर करते हैं, क्योंकि इसमें पैसे बहुत ज्यादा है। एक एक पेपर की फीस आई गेस 25 से 30 हजार के बीच में होती है, और पढ़ने की फीस अलग होती है। मतलब हर मंथ की स्कूल की 40-50 हजार फीस होती है, 5-5 हजार, 10-10 हजार ट्यूशन, होम ट्यूशन, मतलब और 3 लाख रुपए। एक ओ लेवल का स्टूडेंट और एक मैट्रिक का स्टूडेंट में ना जमीन आसमान का फर्क है उसकी एक्सपेंस में। सही है। और
इम्पोर्ट्स रिड्यूस हो जाती है। जिस कंट्री में हम अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं या बिजनेस लगाते हैं वहाँ की इम्पोर्ट्स कम हो जाते हैं। से शाओमी का नाम सुना, MI जिसका मोबाइल है। अब इंडिया वालों ने ये किया कि भाई हम इम्पोर्ट तो नहीं करेंगे, हम अपना बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में गए प्रोडक्शन प्लांट लगा दिया। उन्होंने देखा ना कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हम उनको सिर्फ अपॉर्चुनिटी बड़ी देंगे, अगर हम उनको सिर्फ इम्पोर्ट करवाएंगे तो अगर वो हमारा कस्टमर लॉस हो जाता है तो हमें नुकसान है बहुत। उन्होंने कहा भाई हम इंडिया में आएंगे, आपकी जगह में आपके हिसाब से इंडिया में आ रहे हैं। इतनी पॉपुलेशन है तो जाहिर है उसको अगर 1 बिलियन रोज एक एक रुपया भी देना या एक एक डॉलर भी रोज दें तो कितना होता है, मतलब $1.5 तो $1.5 बिलियन तो हो गया। एक एक मैं कह रहा हूँ कि मतलब वो एक चंदा भी करें ना, वो क्राउड फंडिंग वाला सीन। हाँ, तो उसमें भी ये बहुत है। तो इस तरह की मार्केट को छोड़ा नहीं जाता। मल्टीनेशनल विल ऑल्सो पे टैक्सेस इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट्स टैक्स रेवेन्यू। जैसे अभी हमने बात की थी कि जितना बड़ा मल्टीनेशनल होगा उतना ही गवर्नमेंट का ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम या टैक्स रेवेन्यू होगा। अगर वो छोड़ के जाएगा तो गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट भी हो सकता है और गवर्नमेंट के प्लान्स, जो स्पेंडिंग प्लान्स होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। मोर प्रोडक्ट चॉइस फॉर कंज्यूमर, वैरायटी आ जाती है। 4 फर्म्स पहले थी, एक मल्टीनेशनल आ गया, कंपटीशन दिया, प्राइस भी कम हो गई और वैरायटी भी मिल गई। लेकिन हमारी कंट्री को नुकसान क्या होता है जब कोई मल्टीनेशनल हमारे पास आता है? जो जॉब्स वो क्रिएट करता है ना वो लो वैल्यू जॉब्स होती हैं। डिपेंड करता है अगेन, वैसे जो प्रोडक्शन यूनिट्स वगैरह होते हैं उसमें लो स्किल्ड लोगों को भी चलाया जा सकता है। तुमने मैट्रिक किया हुआ, इंटर किया हुआ, आज आप ट्रेनिंग देते काम शुरू करो। The more skilled jobs will be done by workers that come from the firm's home country, and the skilled unskilled worker may be exploited with the very low wage and unhygienic working conditions। इससे नाइकी का हमने डिस्कस किया था, एडिडास का डिस्कस किया था। थी तो वो मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान में आके हमारे वर्कर्स को एम्प्लॉय एक्सप्लॉइट कर रही थी, कम पैसे दे रही थी, हेल्थ स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रही थी। मल्टीनेशनल बेनिफिट्स फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, local firms will be forced out of business, unable to survive the competition। ये देख लिया था, सनसेट और सनराइज इंडस्ट्रीज को नुकसान होता है। जो अभी अभी लगी होती है, जो जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं वो सारे बिजनेसेस को खतरा होता है। जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मल्टीनेशनल कैन यूज द स्कार्स रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन द कंट्री। लिमिटेड रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करेंगे तो रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होंगे, तो ये अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगी। फ्यूचर जनरेशन को इसकी वजह से सफर करना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। रिपार्टिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब दोबारा प्रॉफिट को सेंड बैक करोगे अपने पेरेंट कंट्री में या हेड ऑफिस में, कुछ करने में। हाँ, the profits earned by the multinational could be sent back to their home country and the government will be able to levy tax on it। मतलब जो पैसे वो रिटर्न कर देंगे तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लगाएगी। होम कंट्री वो होती है लाइक जिसका मल्टीनेशनल कंपनी होती है, होस्ट कंट्री वो होती है जिसमें वो सेटअप कर रहे हो। मतलब पाकिस्तान होस्ट कंट्री और यूएस होम कंट्री है जहाँ अगर यूएस की कंपनी यहाँ पर आती है। और एज मल्टीनेशनल्स आर लार्ज दे कैन इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दे कुड थ्रेटन द गवर्नमेंट, दे विल क्लोज डाउन एंड मेक वर्कर्स अनएम्प्लॉयड। अब अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट का वन ऑफ द कंसर्निंग टॉपिक है, मैक्रो इकोनॉमिक एम्स में हमने पढ़ा था। बिल्कुल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का मैक्रो इकोनॉमिक एम पे हिट हो रहा है और दूसरी तरफ से उसका एक टैक्स रेवेन्यू भी जा रहा है। दो बड़े मसले हैं। तो गवर्नमेंट बोलेगा हाँ भाई चलो जो तू बोल रहा है मैं कर लेता हूँ, मतलब एक वही जबरदस्ती कराने का होता है, वो वाली धमकी वगैरह देके। इफ दे आर नॉट गिवन फाइनेंशियल ग्रांट सो ऑन। सही। अब एक्सचेंज रेट क्या होता है? वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, या प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। वैल्यू और प्राइस में तो एक ही होते हैं ना। इसकी वैल्यू क्या 1 लाख, इसकी वैल्यू क्या, इसकी प्राइस क्या 1 लाख। सही है। और जो करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई होती है
डिटरमाइन देयर एक्सचेंज रेट। इसकी डायग्राम्स तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होंगी। तो वो जो इंटरसेक्ट हो रहा है ना, एग्जैक्टली। अगर करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो उसका एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। बढ़ेगा। अगर करेंसी की सप्लाई बढ़ रही है तो उसका एक्सचेंज रेट कम होता है। ये इसमें डायग्राम्स वगैरह नहीं है, बट मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ। तो कंडीशन क्या है? डिमांड ऑलवेज ग्रेटर देन सप्लाई। डिमांड और सप्लाई, डिमांड फॉर इन्फ्लेशन। अगर, हाँ मतलब अगर डिमांड और सप्लाई दोनों चेंज हो रहे हैं ना, अगर डिमांड 20% से इंक्रीज हो रही है और सप्लाई 10% से इंक्रीज हो रही है, ये डिमांड है और ये सप्लाई है। अब देखो एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट कितने रेट से होगा? 20% से। और कम कितने से हुआ होगा? 10% से। तो नेट 10% का अभी भी एप्रिसिएशन हुआ होगा। जब तक मैनेजमेंट रहेगा तो एप्रिसिएशन होता है। मतलब इसमें मैंने तुम्हें कहा ना, डिमांड मस्ट बी ग्रेटर देन सप्लाई। चेंज की बात होगी। ज्यादा डिमांड चेंज हुई और उसको कंपेरेटिवली कम सप्लाई इंक्रीज हुई तो एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट ही होगा। मतलब पहले 10 रुपए था तो अभी 12 रुपये होगा, 15 रुपये होगा, इस तरीके से बढ़ेगा। टू बाय वन, ये एग्जाम्पल लिखी है, ये पढ़ लेना। मतलब चीजें तो तुम्हें मैंने समझा दी है। अब इसमें होती है एक करेंसी एप्रिशिएट हो रही है और एक होती है करेंसी डेप्रिशिएट होती है। अ करेंसी एप्रिशिएट्स व्हेन इट्स वैल्यू राइजेस। मतलब पहले 100 रुपीज इक्वल थे $1 के। सही, ये ओरिजिनल है। सही है। अब क्या होता है कि 100 रुपीज है, सॉरी रुपीज 100 है $1.5 की। अब पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू वही है, बट ज्यादा डॉलर लग रहे हैं इसको परचेज करने में। मतलब हमारी करेंसी स्ट्रांग हुई है, डॉलर वीक हुआ। जब आपकी करेंसी स्ट्रांग होती है ना, तो लोगों को वो चीज परचेज करने में महंगी लगती है, लेकिन हमारी इम्पोर्ट्स बहुत सस्ती हो जाती है। अभी हमारी करेंसी क्या है? वीक है। तो एक्सपोर्ट करने में हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इम्पोर्ट जब करते हैं ना, जेब खाली हो जाती है। तो जब करेंसी स्ट्रांग होती है तब हमें क्या करना चाहिए? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कम करने चाहिए। उसकी जो प्राइस होती है ना, वो एडजस्ट हो जाती है। इन समरी एंड एप्रिसिएशन इज गुड फॉर इम्पोर्टर्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। गुड फॉर इम्पोर्टर्स एंड बैड फॉर एक्सपोर्टर्स। इम्पोर्टर्स के लिए अच्छी क्यों होती है? बिकॉज प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स कम हो जाती है। बैड फॉर एक्सपोर्टर्स क्यों? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन इज गुड फॉर एक्सपोर्टर्स एंड बैड फॉर इम्पोर्टर्स। डेप्रिसिएशन गुड क्यों होता है? बिकॉज प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स कम हो जाता है और प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स बढ़ जाता है। ये मैंने एरोज भी बना दी, ये देखो। प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स कम हो जाती है और प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाती है। Given that the goods are price elastic, if the price didn't matter much to consumer, sales and revenue would not be affected by price removal is multiplication। और ये भी डिपेंड करता है इलास्टिसिटी एंड इनइलास्टिसिटी। यहाँ तक कोई मसला, कोई क्वेश्चन जो तुम्हें लगता हो यार पूछनी? मुझे डेप्रिसिएशन समझा दें। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब एक्सचेंज रेट कम हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ था? तो डीवैल्यूएशन नहीं होगा। अच्छा, रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन की बात है, वो गवर्नमेंट करती है। और अगर एक कंट्री की करेंसी की प्राइस डिक्रीज हो रही हो तो ये डीवैल्यूएशन होता है या डेप्रिसिएशन होता है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। अगर मार्केट की वजह से वैल्यू कम हो रही है ना, तो उसको और डेप्रिसिएशन अगर वैल्यू कम हो रही हो तो वो डीवैल्यूएशन होगा। एंड एप्रिसिएशन। currency is driven by currencies demand and supply changes। ये मार्केट बेस्ड होती है। डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन मार्केट बेस्ड होती है।
रीवैल्यू या डी वैल्यू क्या आप खुद करते हो। अगर मेरी करेंसी वीक हो रही है, इफ माय करेंसी is getting weaker, then government takes reserves and sells in the market to demand more of a currency। जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है, एक्सचेंज रेट वीकर होता है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपना जो रिजर्व मेंटेन किया होता है वहां से पैसे निकाल के फॉरेन एक्सचेंज में देती है कि आप मेरी करेंसी की डिमांड बढ़ा दो, कि मेरी जो करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, ये पैसे रखो, उसकी वैल्यू अप्रिशिएट कर दो, तो उससे वो रीवैल्यू हो जाती है। और जब करेंसी मेरी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू होती है, तो क्या करती है कि भाई मैं अपनी करेंसी की सप्लाई बढ़ा रहा हूँ, मेरी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, इसके अगेंस्ट मुझे क्या दे दो, डॉलर्स दे दो। समझे? और कोई